हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप भी इस बार हो क्लास 12 में और आपको 2027 में हिंदी का पेपर देना है और आपका भी टारगेट है भैया इस बार हम भी टॉपर स्टूडेंट की तरह हिंदी में 100 में 97, 98, 99 लेकर आएंगे, तो ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो क्लास है ना, आपके टॉपर बनने की पहली सीढ़ी है, क्योंकि आज के इस क्लास में मैं आपको क्लास 12 हिंदी के टॉप 3 यानी कि 3 सबसे इंपॉर्टेंट गद्यांश को इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। और मैं आपको गद्यांश को सॉल्व करने का बेहतरीन ट्रिक भी इस वीडियो में बताऊंगा कि मान लीजिए आपके सामने गद्यांश है और आपको गद्यांश सॉल्व करना नहीं आता, तो विथ ट्रिक आप गद्यांश को कैसे सॉल्व करोगे। यकीन मानिए, अगर ये क्लास आपने शुरू से लेकर लास्ट तक देख लिया ना भैया, आपका हिंदी में 10 नंबर आज कंप्लीट हो जाएगा। और जो हमारे 3 गद्यांश है ना, ये 2 अलग अलग चैप्टर से मैंने लिया है। तो बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, एंजॉय के साथ पढ़ाई कीजिए और बोर्ड एग्जाम का जब रिजल्ट आए ना, तो ऐसा आए कि हिंदी में 100 में 100। ठीक है, हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है और हम आपके साथ हैं। और आपसे बस एक ही चीज कहेंगे भैया कि इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी हमारी फैमिली मेंबर बन जाना, हमारा फैमिली मेंबर बन जाना, क्योंकि हमारा फैमिली ऑलरेडी 10 लाख से भी ज्यादा बच्चों की हो चुकी है। 10 लाख से भी ज्यादा बच्चों का विश्वास है। तो आप भी हमारी फैमिली में ऐड हो जाओ, आपको अच्छे अच्छे क्लासेस मिलते रहेंगे। मैं आपको गद्यांश को सॉल्व करने का आसान तरीका बताऊंगा ताकि आप देखते ही गद्यांश को चुटकियों में सॉल्व कर पाए। ठीक है, बहुत इजी है गद्यांश, 10 नंबर फ्री का है, अभी मैं बताने वाला हूं। 2027 में टॉपर बनना है ना, तो अभी से मेहनत करना शुरू कर दो स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भैया। सबसे पहले देखो गद्यांश होता क्या है, बहुत ध्यान से समझना। गद्यांश क्या होता है, 10 नंबर का ये पूछा जाएगा और हमारे जो हिंदी के गद्य के चैप्टर्स हैं ना, उसी से गद्यांश पूछे जाते हैं। आपको एक गद्यांश दे दिया जाएगा, देखो यहां से लेकर यहां तक आपको एक गद्यांश दे दिया जाएगा। फिर क्या होगा, इसके नीचे आपको 5 क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे बच्चों। 2-2 नंबर के ये 5 क्वेश्चन रहेंगे। देखो 2-2 नंबर के ये 5 क्वेश्चन हैं और इन क्वेश्चंस का आंसर इसी गद्यांश में ही ढूंढने से मिलेगा। ठीक है, ध्यान रहे, सारे क्वेश्चन का आंसर इसी में मिल जाएगा। कैसे ढूंढ के लिखना है वो मैं आपको भी बताने वाला हूं। बाकी पीडीएफ चाहिए भैया तो प्ले स्टोर से शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, वहीं पे पीडीएफ आपको मिलेंगे। तो देखो ये आपका हो गया गद्यांश, इसके नीचे 5 क्वेश्चन है। कैसे आपको जाकर हिंदी की कॉपी में इसको लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा पैसेंस रखो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भैया, बहुत स्पेशल है क्लास। पहले इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ो ताकि हम क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से दे पाएं। ठीक है, देखो पढ़ो इसको। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के समन्वय से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। अब बताओ ये किस चैप्टर का है, कोई बच्चा पहचान सकता है? देखो इसमें जो है बात की गई है राष्ट्र, देखो ये राष्ट्र की बात की गई है। ठीक है, जन की बात की गई है। यहां पे राष्ट्र आपको कई बार देखने को मिल जाएगा। देखो ये इसका मतलब देखो यहां पे तो पूरा चैप्टर ही नाम दे दिया गया, राष्ट्र का स्वरूप। देखो चैप्टर का ही नाम दे दिया गया है। तो ये आपका राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का गद्यांश है। इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। और अशोक के फूल का होगा तो अशोक कहीं ना कहीं होगा, निंदा रस का होगा तो निंदा होगा। ठीक है, ऐसा होता है। जो चैप्टर का नाम है ना, उससे रिलेटेड कीवर्ड आपके गद्यांश में रहते हैं। अब जिसमें नहीं रहते हैं वो भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। मेरे साथ आप जुड़े रहें भाई, इस बार टॉपर बनना तय है। ठीक है, तो देखो यहां पे हम ये पहचान गए कि ये किस चैप्टर का है और इसके लेखक कौन है। राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का है, इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। इसको जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि पहला क्वेश्चन यही है, उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखे। तो पाठ का नाम
राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। 2 नंबर कंप्लीट हो गया फ्री का। दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको इसकी व्याख्या करनी है जिसके नीचे रेखाएं यहां से यहां तक, बस इतने का अपनी भाषा में व्याख्या करनी है। भाई हिंदी को इंग्लिश में नहीं लिखना है, हिंदी को हिंदी में ही लिखना है। थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर आप लिख दो, नंबर मिल जाएगा। स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए ना, बाकी आसान है। देखो तीसरा क्वेश्चन, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। अब इस क्वेश्चन का आंसर कैसे ढूंढोगे? देखो क्वेश्चन में क्या है, राष्ट्र है, कल्पना है, असंभव है। इस कीवर्ड को जाकर इसमें ढूंढो। ये देखो राष्ट्र मिल गया, कल्पना मिल गया, असंभव मिल गया, यानी कि सारे वर्ड मिल गए। तो यही लाइन उठाकर लिख दो, पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। भाई ये पृथ्वी हो और इस पर हम ही लोग ना हो तो राष्ट्र कैसे बनेगा, देश कैसे बनेगा? हम ही लोगों से तो राष्ट्र बनता है। तो यही उठाकर लिख दो भाई। जहां पे आपको इस क्वेश्चन का कीवर्ड दिख जाए ना, वो लाइन उठाकर आप लिख दो। सिंपल सा ट्रिक है, समझ में आ रहा है? बहुत आसान है। अगला देखो भैया चौथा, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? तो पृथ्वी जन दोनों मिलकर बनाते हैं, ये सब कीवर्ड है। तो देखो यहां पे लिखा है, ये देखो यहां से लिख दो, पृथ्वी और जन दोनों के समन्वय से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। मतलब पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र का स्वरूप बनाते हैं। ठीक है, सिंपल सा आंसर है। देखो 2-2 नंबर हमारा क्लियर हो रहा है। कैसे लिखना है वो मैं अभी बताऊंगा, उसके लिए टेंशन मत लो। अगला, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? तो देखो यहां पे लिखा है, यहां पे लिखा है, कहां है देखो ध्यान से, ये देखो, जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। मतलब जन के कारण, हम ही लोगों के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। इन सबको अगर मैं इरेज कर दूं भाई, तो सिंपल सा कहना है मेरा कि सारे क्वेश्चन का आंसर देखा जाए तो इसी गद्यांश में ही हमारा मिल चुका है। अब चलो एक एक क्वेश्चन का हम आंसर लिखेंगे। जब आप कॉपी में आंसर लिखना मेरे भाई ना, इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड कर लो और मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हो 9918332305। ठीक है, जिनको पेड बैच लेना या फिर जिनको कुछ जानकारी चाहिए वो इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर लेना। देखो स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी इसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जब भी गद्यांश को सॉल्व करना ऊपर लिख देना प्रश्नोत्तर संख्या, जो भी रहेगा वो लिख देना। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, गद्यांश का फर्स्ट वर्ड, जैसे देखो मातृभूमि पर डॉट 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 करके के पुत्र हैं, ऐसे लिख देना है, मातृभूमि डॉट 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 करके के पुत्र हैं। अब ये लिखना क्यों जरूरी हो जाता है? क्योंकि जब ये लिखोगे ना तो एग्जामिनर को पता चलेगा आपने कौन सा गद्यांश किया है। क्योंकि एग्जाम में 2 गद्यांश आते हैं, करना एक ही होता है। एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा आपने कौन सा किया है? तो ये लिखना जरूरी हो जाता है। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन था उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखे। तो देखो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। और आप संदर्भ के रूप में भी लिख सकते हो, ऐसे लिखना फर्स्ट, संदर्भ का मतलब भी इसमें भी पाठ और लेखक का नाम ही लिखते हैं। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। देखो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, ये हो गया लेखक का नाम, ये पाठ का नाम, 2 नंबर आपके नाम। जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया है ना, ये आप ब्लैक से लिखिएगा, ब्लैक पेन से, बाकी ब्लू से। ठीक है, बाकी अगर आप लोग कहोगे तो हिंदी की कॉपी कैसे लिखें उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, टेंशन मत लेना। दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको इसकी व्याख्या करनी है, पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। देखो इसको बढ़ा चढ़ा के लिखो, दूसरा हेडिंग डालो रेखांकित अंश की व्याख्या और ऐसे लिख दो, जब तक किसी भूभाग पर निवास करने वाले मनुष्य भूमि को माता और स्वयं को उस भूमि का पुत्र नहीं मानते, तब तक उनमें राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न नहीं हो सकती। जब हम देश को अपनी माता के रूप में अनुभव करने लगते हैं, तभी हमारे हृदय में ऐसे भाव जन्म लेते हैं जिनके आधार पर राष्ट्र के निर्माण करने की इच्छा होती है। देखो थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखा गया, 2 नंबर कंप्लीट है। मतलब एक लाइन में है तो एक ही लाइन में आंसर नहीं लिखना, आपको थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर लिख देना है 2-4 लाइन में। ठीक है, सिंपल है, बना बना के बढ़िया से। तीसरा क्वेश्चन है राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? तो मैंने आंसर बताया था, मनुष्य के बिना
बिना राष्ट्र की कल्पना असंभव है, मतलब पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। अभी मैंने आंसर ढूंढकर आपको दिखाया था, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र का स्वरूप बनाते हैं। यह भी मैंने आपको क्वेश्चन का आंसर ढूंढा था। देखो, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र का स्वरूप बनाते हैं। 2 नंबर कंप्लीट। देखो, स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन का आंसर आपने लिख दिया तो बाकी 3 क्वेश्चन फ्री के होते हैं, उसका आंसर डायरेक्टली गद्यांश में मिल जाता है। 5वां, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? तो देखो, ये पृथ्वी पर जन का निवास होने पर वो मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। मतलब पृथ्वी पर जब हम लोगों का यानी कि जन का निवास होने लगेगा ना, तब वो मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करेगी, क्योंकि हम ही लोग तो कहते हैं पृथ्वी हमारी माता है, ठीक है। तो हम ही लोग नहीं रहेंगे तो माता कौन बोलेगा? तो ये आप लोग सारा का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसका, अब इसका, और उसके बाद में इसका। वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलिए अगला वाला गद्यांश देखते हैं क्या है। ये देखिए नेक्स्ट गद्यांश। अब देखिए स्टूडेंट, अगला वाला जो हमारा गद्यांश है ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर से है, जो अशोक के फूल चैप्टर है। अब आप कहेंगे सर जी आपने चैप्टर का नाम पहले ही बता दिया, अभी मैं सिखाऊंगा कैसे ढूंढना है। देखो ध्यान से, ये भी गद्यांश है दूसरा वाला। एक गद्यांश आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। भाई आप प्ले स्टोर से शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं पे सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, बाकी क्लास आपको मिलता रहेगा, टेंशन मत लेना। देखो ध्यान से गद्यांश को पढ़ो, इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन रहेंगे। चैप्टर का नाम बदला है तो ऐसा थोड़ी ना है कि गद्यांश का सीक्वेंस बदल जाएगा, नहीं। तो देखो, कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्यों उसे वो याद रखती, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। तो यहां पे अशोक आ गया तो समझ लो भैया अशोक के फूल चैप्टर का गद्यांश है, और इसके लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। किस चैप्टर के लेखक कौन है, ये काम है आपका याद करना भाई। ये याद किए रहना तो ज्यादा मजा आएगा। चलो भैया, पहला क्वेश्चन है, उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। भैया पाठ का नाम अशोक के फूल, लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको इसकी व्याख्या करनी है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। अभी हम पढ़ के करेंगे। तीसरा, अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया है? भाई अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया है? तो यहां पे कहा गया कि सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा है, यानी कि अशोक को विस्मृत करने का आधार स्वार्थ वृत्त को माना गया है। मेन पॉइंट यहां पे स्वार्थ है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। कोई कोई क्वेश्चन ऐसा रहता है ना जिसका आंसर डायरेक्टली गद्यांश में नहीं मिलेगा, उसमें आपको दिमाग लगाना होगा। चलो भैया अगला क्वेश्चन देख लो ध्यान से। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया है? लेखक ने दुनिया को किस तरह बताया भाई? तो देखो, ये कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। आप यहां से लेकर यहां तक लिख सकते हो, लेखक ने दुनिया का इस तरह का व्यवहार बताया है कि वो केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। बस हो गया, सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन देख लो 5वां, स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया? तो ये देखो भैया, ये देखो कहां है, ये सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है, मतलब सारे संसार को स्वार्थ का अखाड़ा कहा गया है। भाई सब स्वार्थी हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यार क्या सर पढ़ा रहे हैं, अरे यही सब एग्जाम्स में आते हैं, तब बाद में कंफ्यूजन होता है। अभी से पढ़ लो ताकि बाद में प्रॉब्लम्स ना हो। चलो अब एक एक का आंसर देंगे। जब भी गद्यांश को सॉल्व करेंगे ऐसे लिखेंगे, कहते हैं डॉट 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 करके अखाड़ा ही तो है। ये देखो, कहते हैं डॉट 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 करके ही तो है। पहला क्वेश्चन था कि उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। देखो मैंने बताया कि डायरेक्ट भी लिख सकते हो, पाठ का नाम अशोक के फूल, लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बट हमने एज अ संदर्भ लिखा, दोनों सही है। तो ऐसे देखो, फर्स्ट संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के सुविख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक ललित निबंध से अवतरित है। सेम चीज है भाई, पाठ का नाम लेखक का नाम यहां पे भी है, 2 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही आपके नंबर कंप्लीट होंगे, 2 नंबर कंप्लीट है। जो जो मैंने अंडरलाइन किया इसको ब्लैक से लिखिएगा, ठीक है। वो चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा, आज समझ लो कैसे सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको व्याख्या करनी है किसकी? कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है।
इसी की व्याख्या करनी है तो ऐसे हेडिंग डालो, रेखांकित अंश की व्याख्या। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, 2-2 नंबर हम कंप्लीट कर रहे हैं। देखो द्विवेदी जी कहते हैं कि ये संसार बड़ा स्वार्थी है, ये उन्हीं बातों को याद रखता है जिनसे उसका स्वार्थ सिद्ध होता है, अन्यथा व्यर्थ की स्मृतियों से ये अपने आप को बोझिल नहीं बनाना चाहता। ये उन्हीं वस्तुओं को याद रखता है जो उसके दैनिक जीवन की स्वार्थ पूर्ति में सहायता पहुंचाती हैं। बदलते समय की दृष्टि में अनुपयोगी होने से यदि कोई वस्तु उपेक्षित हो जाती है तो उसे ये भूलकर आगे बढ़ जाती है। भाई वही चीज है, थोड़ा सा दिमाग लगा के थोड़ा बढ़ा के लिख दो, 2 नंबर आपका फिक्स है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया? तो मैंने बताया था अशोक को विस्मृत करने का आधार स्वार्थ वृत्त को माना गया। 2 नंबर कंप्लीट, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया है? तो देखो लेखक ने दुनिया के व्यवहार को इस तरह बताया है कि ये केवल उतना ही याद रखती है जितने से इसका स्वार्थ सत्ता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। वही चीजें हैं जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन देख लो बच्चों, सारे स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है? तो भाई सिंपल सा है, ये देखो सारे संसार को स्वार्थ का अखाड़ा कहा गया है। देखो 5 क्वेश्चन का आंसर हो गया, 10 में 10 ऐसे मिलेंगे भाई। बहुत सिंपल है, 10 में 10 लेकर आओगे, मेहनत करो और अपनी मेहनत पर आप भरोसा रखो, ठीक है। चलो इन सबका स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले स्क्रीनशॉट इसका लो, इसका लो, इसका लो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आगे बढ़े तो स्टूडेंट अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले गद्यांश पे। भाई ये भी हमारे किस चैप्टर का है बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबसे पहला वर्ड वही है, ठीक है। ये भी हमारे अशोक के फूल चैप्टर का गद्यांश है। इसके भी लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ही हैं। देखो ध्यान से, पहले इसको भी पढ़ेंगे, फिर अब तो आपके लिए इजी हो चुका होगा ना, क्योंकि मैंने तरीका बता दिया बहुत आसानी से, बहुत आसान तरीका बताया भाई, ऐसा कोई नहीं बताएगा, ठीक है। ये आसान हो चुका होगा, पढ़ें इसको। 5 क्वेश्चन है, आंसर दें, काम खत्म, ठीक है। देखो अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी अलंकारमय हो, जितना भी रहस्यमय हो, परंतु वो है उस विशाल सामंत्य सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी। उसके रक्त संसार कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की जो उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी, वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और दिनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। किस चैप्टर का है? अशोक आ गया तो ये अशोक के फूल चैप्टर का है। इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि 2 नंबर आपका यहां पे कंप्लीट है। दूसरा क्वेश्चन रेखांकित अंश की व्याख्या है भैया, मतलब यहां से लेकर यहां तक इसकी अपनी भाषा में व्याख्या कर दो। मैंने बताया थोड़ा एक्सचेंज करके आप अच्छे से लिख दोगे, नंबर फिक्स होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक कौन है? तो देखो ध्यान से लाइन को पढ़ो। देखो अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु वो उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक। कौन? अशोक का वृक्ष। यानी कि आप आंसर लिख सकते हो, सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक अशोक का वृक्ष है। 2 नंबर कंप्लीट। कुछ चीजें ना थोड़ा टेढ़े मेढ़े तरीके से आपसे पूछ लिया जाएगा, तो डरना नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान से गद्यांश पढ़ोगे, आंसर मिल जाएगा। चौथा, लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्ध हुई थी? तो भैया कौन समृद्ध हुई थी? सामंत सभ्यता समृद्ध हुई थी। देखो लिखा है, देखो ये जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पड़ी थी, उसके रक्त संसार कणों को खाकर बड़ी हुई थी, और जो लाखों करोड़ों की उपेक्षा से समृद्ध हुई थी, वे सामंत उखड़ गए। मतलब लाखों करोड़ों की उपेक्षा से सामंत सभ्यता जो है समृद्ध हुई थी। 2 नंबर कंप्लीट। 5वां देखो, आज उस सामंत सभ्यता की क्या स्थिति है? तो आंसर देखो, ये लिखा है, वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और दिनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। मतलब वो सामंत सभ्यता समाप्त हो चुकी है, बस हो गया। जब भी इसको लिखना ऐसे, अशोक का वृक्ष डॉट 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 करके मिट गई, ऐसे लिख देना, अशोक का वृक्ष डॉट 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 करके मिट गई। बहुत आसान हो गया आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, तो हम ऐसे संदर्भ लिख देंगे। ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो, पाठ का नाम अशोक के फूल, लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोनों तरीका मैंने बता दिया। देखो फर्दर, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के सुविख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक ललित निबंध से अवतरित है। वही सेम संदर्भ जो अभी आपने इससे पहले वाले गद्यांश में लिखा। देखो सारी चीजों को ध्यान से समझना भाई, हमारा काम है कि हम आपको अच्छे से समझाएं। अब आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो फिर
पीछे रह जाओगे। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। भाई इसकी व्याख्या कर दो। जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी, उसके साथ संसार करों को खाकर बड़ी हुई थी, और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी, वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और दिनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दो, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालो और थोड़ा सा लिख दो अपनी तरफ से। देखो, अशोक का वृक्ष सदैव से उस सामंती सभ्यता का प्रतीक माना जाता रहा है जो किसान मजदूर जैसे साधारण लोगों का शोषण करती रही है। ये वृक्ष जिस सामंत वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, वो सदैव आम लोगों का खून चूसकर फलता फूलता रहा है। इस वर्ग की समृद्धि का कारण आम जनता का शोषण ही रही है। मगर आज समय बदल गया है, साधारण जन अब अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गए हैं, इसलिए सामंत वर्ग की आज वो बादशाहत समाप्त हो गई है। उनके द्वारा अपने आमोद प्रमोद और मौज मस्ती के लिए आयोजित किए जाने वाले मदनोत्सव जैसे पर्वों की धूमधाम भी अब समाप्त हो चुकी है। मतलब उसी को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखो, 1-2 लाइन आपको एक्स्ट्रा लिखना है भाई, तभी नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, 2 नंबर यहां पर भी कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ो अब। चौथा, लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्ध हुई थी? तो देखो, नहीं ये नहीं है, ये सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक कौन है? मैंने बताया ही था भैया कि सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक अशोक का वृक्ष है। सारे क्वेश्चंस का आंसर हमने ढूंढ ढूंढ के बता भी दिया है, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको अब गद्यांश आसान लगने लगा होगा अगर आपको चैप्टर को पहचानना आता है तो। ठीक है, समझ गए होंगे कैसे पहचानना है, उसका भी मैंने ट्रिक आपको बता दिया। चौथा, लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्ध हुई थी? तो इसका आंसर मैंने बताया था, लाखों करोड़ों की उपेक्षा से सामंती सभ्यता समृद्ध हुई थी। 2 नंबर यहां पर भी कंप्लीट। ठीक है, अगला, आज उस सामंत सभ्यता की क्या स्थिति है भाई? तो इसका भी आंसर सामान्य है, आज वो सामंत सभ्यता समाप्त हो गई। देखो 2-2 नंबर करके 10 नंबर यहां पर आपके इसके भी कंप्लीट होते हैं। मतलब एक गद्यांश अगर आपने सही से समझ लिया ना, तीनों आपके लिए हलवा हो गए होंगे। ठीक है, बाकी 3 के 3 गद्यांश मैंने आपको बता दिया आज की इस क्लास में। मुझे लग रहा है कि आपको क्लास बहुत अच्छा लगा होगा और आपको गद्यांश को पहचानना और इसको सॉल्व करना कहीं ना कहीं आ चुका होगा। बाकी क्लासेज आपको रेगुलर मिलते रहेंगे अभी आगे भी, उसके लिए टेंशन मत लेना। जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हम भी चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।